हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द प्रॉब्लम हंट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेमेस्टर एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है प्रिपरेशन के लिए, तो आपको कम समय में अच्छा प्रिपेयर होना है। जो लोग ठीक से नहीं पढ़ पाए हैं तो उनको किन क्वेश्चंस पे फोकस करना चाहिए, ठीक है, हम कैसे तैयार करें सब्जेक्ट्स को कि जल्दी से कवर हो जाए और अच्छा नंबर कैसे स्कोर कर पाएंगे हम, ठीक है। कम समय में हम लोग सीखेंगे अभी कि कम समय में हम किस तरीके से किस क्वेश्चंस का सिलेक्शन करें कि जो आने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक है। हम कम समय में अपने आप को तैयार कर पाएंगे किसी सब्जेक्ट को लेकर। और आज का जो सब्जेक्ट है वो थर्ड सेमेस्टर डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग से है और सब्जेक्ट का नाम है मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। वैसे तो ये सब्जेक्ट जो है न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है जिसमें न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी आएगा, थ्योरी बहुत कम है इसमें, लेकिन ऐसा बात नहीं है कि थ्योरी नहीं पूछा जाएगा, थ्योरी पूछा जाएगा। और ये अच्छा बात है कि यहाँ बहुत लिमिटेड थ्योरी है, इस सब्जेक्ट में बहुत लिमिटेड थ्योरी है और यहाँ से क्वेश्चन श्योर आना है, ठीक है। तो कुछ थ्योरी का क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग, कौन सा कहाँ ज़्यादा फोकस करना चाहिए हमें। साथ ही कुछ न्यूमेरिकल के टॉपिक्स भी देखेंगे क्योंकि 3-4 न्यूमेरिकल तो आना है इसमें, ठीक है। तो 25-30 नंबर का न्यूमेरिकल भी आएगा। तो वो न्यूमेरिकल टॉपिक क्या होगा, कौन सा न्यूमेरिकल पे हम फोकस करें तो कवर हो जाएगा हमारा ठीक से, अच्छा नंबर हम स्कोर कैसे कर पाएंगे अच्छा, वो देखते हैं। तो सबसे पहले अगर थ्योरी क्वेश्चन का बात करें तो सोम के स्टार्ट में, सोम यानी इसको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोलते हैं सब्जेक्ट को, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट में हम लोग सबसे पहले स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़े थे। स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेन क्या है, ठीक है। स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया हम लोग लिखते थे उसको, या इंटरनल रेजिस्टिव फोर्स पर यूनिट एरिया बोलते हैं उसको, इट्स कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या था, स्ट्रेन था रेशियो, ठीक है, रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ जो हम लोग देखते थे, ठीक है, उसको बोलते थे स्ट्रेन। और इनके बीच रिलेशन बताता है कौन, हुक्स लॉ। तो ये जो है एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थ्योरी क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहाँ से, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेन क्या है, हुक्स लॉ किसको बोलते हैं। हुक्स लॉ में एक लाइन का स्टेटमेंट था कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट। तो इस तरीके से आपको बताया गया होगा हुक्स लॉ। तो स्ट्रेस स्ट्रेन और हुक्स लॉ ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है आपको पढ़ना। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम आपको, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बड़ा क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन वाला स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, ये 7 नंबर का क्वेश्चन इसका राइज हो सकता है। इसमें डायग्राम शो करना पड़ता है हमें, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच डायग्राम बनाना पड़ता है। कब, जब किसी डक्टाइल मटेरियल में टेंशन फोर्स यानी टेंसाइल फोर्स लगे तब, ठीक है। डक्टाइल मटेरियल कैसा मटेरियल होता है, डक्टाइल मटेरियल का मतलब है वैसा मटेरियल जिसमें जो टेंसाइल फोर्स को वो वियर कर सके। मतलब कहने का मतलब है कि अगर टेंसाइल फोर्स लगे, खींचने वाला फोर्स अगर मटेरियल में लगता है और वो मटेरियल टूटने से पहले उसमें कंसिडरेबल अगर इलोंगेशन हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट होगा, जैसे कोई वायर वगैरह जो बनाते हैं हम लोग, जितना भी वायर बना हुआ वो डक्टाइल मटेरियल है, उसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि वो उसको जब खींचा जाता है तो वो टेंसाइल फोर्स के कारण, खिंचाव के कारण वो जल्दी टूटता नहीं है, टूटने से पहले काफ़ी ज़्यादा इलोंगेट होता है। तो अगर इस तरह का मटेरियल में टेंसाइल फोर्स लगाया जाए तो वो इस तरीके से स्ट्रेस भी आएगा उस बॉडी में और स्ट्रेन भी आएगा। तो उनके बीच जो होता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का डायग्राम बनाया जाता है, ठीक है। और ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आने का चांस रहेगा, ठीक है। आएगा तो 7 नंबर का ये क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद एक टॉपिक और है स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस कंसंट्रेशन किसको बोलते हैं हम लोग, और इसका कारण क्या है। किसी स्ट्रक्चर पे कोई भी मशीन पार्ट जब डिजाइन करते हैं हम लोग तो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन का कारण क्या होता है, ठीक है ना। मतलब इसका अभी हम इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करने जा रहे, बट थोड़ा बहुत आपको बता दें कि कोई भी बॉडी जो है, किसी भी चीज़ का कोई भी मशीन पार्ट है सपोज, और डिजाइन कर रहे हैं और सडन उसमें एरिया चेंज हो रहा है, सडन एरिया चेंज हो रहा है। मान लो कि ये एक बॉडी है जिसका एरिया सडनली चेंज हो गया, तो इस जगह पे जहां पर ये सडन चेंज किया एरिया, यहाँ पर यहाँ के इस जगह पे क्या होगा ना, स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ जाएगा, उस जगह पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा और टूटने का चांस जिसके कारण वहीं से होता है उसका, ठीक है ना। ये ना तो यहाँ टूटेगा, यहाँ जहाँ से एरिया अचानक चेंज हो गया है वहाँ से टूटने का चांस ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्रेस कंसंट्रेशन। वहाँ पे एरिया अचानक चेंज होने के कारण, सडन चेंज होने के कारण क्या हो जाता है, स्ट्रेस का कंसंट्रेशन, स्ट्रेस वहाँ कंसंट्रेट हो जाता है, ठीक है। तो इसका कारण क्या हो सकता है, ये कारण तो बता दिए, एरिया चेंज। कहीं किसी बॉडी पे होल बना हुआ रहता है तो उसके कारण भी होता है, अचानक वो चेंज हो गया वहाँ पर
ठीक है। तो बॉडी शेप अगर अचानक चेंज होता है तो उसके कारण होता है। तो उसको, उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन को घटाने के लिए कुछ उपाय है, रेमेडीज है, तो वो उपाय आपको लिखना है कि क्या क्या तरीका है कि हम जब डिजाइनिंग करते हैं तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन अगर होता है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग रेमेडीज, और वो रेमेडीज के बारे में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस कंसंट्रेशन ये दोनों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ डेफिनेशंस है, ठीक है, जो आपको ध्यान देना है, जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होता है, इंड्योरेंस लिमिट किसको बोलते हैं, या फिर फैटिग लिमिट क्या होता है, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन किसको बोलते हैं, और पॉइजन्स रेशियो क्या होता है। ठीक है, लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो। इसके अलावा भी बहुत सारा छोटा छोटा डेफिनेशन हम लोग पढ़े हैं, जैसे यंग्स मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस क्या होता है। ठीक है, तो वो सब भी पूछा जा सकता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये सब है, तो इस पे आप ज़्यादा ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये जो है डेफिनेशन आ सकता है। उसके बाद आप बीम पढ़े हो, SFD BMD, उसमें आपको बताया गया था न्यूमेरिकल के तौर पे, लेकिन थ्योरी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है व्हाट इज बीम और एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ बीम विथ नीट स्केच। आपको 5 टाइप का बीम बताया गया था। ठीक है, तो बीम क्या है और उसका कौन सा टाइप होता है, आप स्केच के साथ उसको दिखाओगे। 5 बीम हम बताए थे, जो था सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवर हैंगिंग बीम, कंटिन्यूअस बीम और फिक्स्ड बीम, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ उसका डायग्राम भी हम लोग बनाएंगे। तो ये हो गया। हालांकि उस चैप्टर में हम लोग टाइप ऑफ लोड भी पढ़े थे, टाइप ऑफ सपोर्ट भी पढ़े हैं। ठीक है, लेकिन पूछने का ज़्यादा चांस रहेगा बीम का टाइप, तो उसको ध्यान में रखना है। उसी चैप्टर में हमने शियर फोर्स पढ़ा। शियर फोर्स आपको पहले भी पढ़ाया गया स्ट्रेस से पहले। ठीक है ना, तो आप शियर फोर्स का डेफिनेशन पूछा जा सकता है, क्योंकि बीम में शियर फोर्स लगता है। बेंडिंग मोमेंट निकालते थे, तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर जो कि ओवरहैंगिंग बीम में आता है, पॉइंट में, तो बीम में, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर क्या होता है ये भी पूछा जा सकता है। आपको डेफिनेशन एटलीस्ट याद रखना है। ठीक है, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट और कॉन्ट्राफ्लेक्चर का। इसके अलावा जो है आपका प्योर बेंडिंग है। ठीक है ना, प्योर बेंडिंग क्या होता है, प्योर बेंडिंग, और इस थ्योरी में, प्योर बेंडिंग वाले थ्योरी में एजम्पशंस क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कई बार एजम्पशन पूछा गया है इसका। ठीक है ना, तो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखना है कि प्योर बेंडिंग क्या होता है और कौन सा एजम्पशंस होता है थ्योरी ऑफ प्योर बेंडिंग में। साथ ही साथ बेंडिंग इक्वेशन है एक, ठीक है ना, एक बेंडिंग इक्वेशन है M/I, ठीक है ना, सिग्मा B/Y और E/R, इस तरह का इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन लिखने भी आ सकता है, इक्वेशन लिखें और सारे सिंबल को फिर बताएं आप कौन सा सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये जो है बेंडिंग इक्वेशन भी पूछा जा सकता है लिखने के लिए। बाकी ये एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्योर बेंडिंग थ्योरी में कौन सा एजम्पशन होता है। आगे जो है देखो, ये जो अपना सिलेबस है उसका आखिरी का जो 5-6 वीक है, ठीक है ना, वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बेसिस टॉपिक है। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना, बहुत कम क्वेश्चन देखा गया। ऐसे नया सिलेबस में एक ही बार एग्जाम हुआ है, इस बार दूसरा बार होने जा रहा है। तो इसके बाद का जो टॉपिक है, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड टॉपिक है, जैसे ये जो है फाइनाइट एलिमेंट मेथड, एक मैथमेटिकल मेथड है, जो कि न्यूमेरिकल मेथड बोल सकते हैं इसको, जो कि स्ट्रक्चर को या जो डिजाइनिंग करते हैं हम लोग मशीन पार्ट्स को या स्ट्रक्चर्स को, उसको एनालिसिस करने के लिए कहाँ पे कितना स्ट्रेस, मतलब पूरे कॉम्प्लेक्स बॉडी को हम छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में बांट दिया जाता है और हम लोग एनालिसिस करते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर कितना लोड सह सकता है। ठीक है, स्ट्रेस निकालते हैं मतलब किसी भी बॉडी पे, कॉम्प्लेक्स बॉडी पे, तो उसमें ये मदद करता है। और कई तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें इस फाइनाइट एलिमेंट मेथड का यूज किया जाता है। एनसिस सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, एनसिस एक बहुत कॉमन सॉफ्टवेयर है जिसमें FEM का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जाएगा कि भाई FEM है क्या, और उसमें
कौन सा स्टेप्स इन्वॉल्व होता है, ठीक है। एफईएम का एडवांटेज क्या है और क्या क्या डिसएडवांटेज है, ठीक है ना। इस मेथड से जो हम लोग एनालिसिस करते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर्स का, तो उसमें क्या क्या एडवांटेज है उसका और डिसएडवांटेज है वो आपको बताना है। साथ ही साथ इसी से रिलेटेड टॉपिक है FEA, फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, ठीक है ना, और इसका फेजेज के बारे में आपको एक्सप्लेन करने पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इससे इधर ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखना है। बाकी आपको जो हाफ सिलेबस है टॉप का, उस पर ज़्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन वहीं से ज़्यादातर आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इन सब थ्योरीज में। इसके अलावा भी छोटा मोटा जो डेफिनेशंस था फोर्स का, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ये सब भी आपको पढ़ लेना है। लेकिन पहले ये 10 क्वेश्चन तो आप तैयार कर लें, ये 10 क्वेश्चन तैयार कर लें, तो यहाँ से कुछ ना कुछ थ्योरी आपका 100% कुछ ना कुछ थ्योरी आपको मिलेगा। साथ ही साथ आप जो है आप न्यूमेरिकल पे भी चूंकि फोकस करना पड़ेगा। अगर मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, अगर आपको मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में अच्छा नंबर लाना है तो न्यूमेरिकल तो बनाना पड़ेगा, सिर्फ थ्योरी लिखने से नहीं चलेगा, कुछ ना कुछ न्यूमेरिकल बनाना पड़ेगा, कम से कम 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको बनाना पड़ेगा। न्यूमेरिकल का एक खासियत है कि न्यूमेरिकल अगर बनाते हो आप तो नंबर कटने का चांस नहीं होता, उसमें नंबर कम कटता है, ठीक है। थ्योरी में क्या होता है कि ठीक से अगर आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहा तो थोड़ा नंबर कट सकता है, लेकिन अगर न्यूमेरिकल आप बना लोगे तो नंबर कटने का चांसेस बहुत कम होगा, ठीक है। बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स में स्टेप्स पे भी मार्किंग होता है, अगर पूरा नहीं भी बना तो आपको जितना स्टेप आप बनाए हो उसका भी मार्क्स मिलेगा, है ना। तो अब बात रहा कि न्यूमेरिकल में कहाँ ध्यान देना हमको। जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल टॉपिक्स क्या क्या होगा, कौन से टॉपिक पे ध्यान देना हमको न्यूमेरिकल्स में, ठीक है ना। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स। आप पढ़े थे रिजोल्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ फोर्स, जिसमें क्या निकाला जाता था आपसे ज्यादातर क्वेश्चन में, फाइंड द रिजल्टेंट बोला जाता था, फाइंड द रिजल्टेंट, आर निकालते थे। एक पॉइंट पे या बॉडी के एक से ज्यादा पॉइंट पे भी फोर्स लगता था, और इसमें कई टाइप का क्वेश्चन पढ़े थे आप। इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर आप 3-4 टाइप का क्वेश्चंस पढ़े होंगे, ठीक है। और सारे में निकालना क्या होता था, फाइंड द रिजल्टेंट। तो रिजोल्यूशन का यूज करके कंपोजिशन, मतलब रिजल्टेंट फाइंड करना, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आने का पूरा चांस रहेगा कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको आए, ठीक है। दूसरा, लेमीज थ्योरम पिछले साल भी पूछा था, ठीक है। लेमीज थ्योरम सिविल में भी पूछा गया था, मैकेनिकल में भी पूछा गया था। इसका क्वेश्चन काफी आसान बनता है, एक इक्वेशन है, बस उसी इक्वेशन का यूज करके हम लोग बनाते हैं। तो ये लेमीज थ्योरम पे ध्यान रखना, लेमीज थ्योरम से रिलेटेड टॉपिक जो होगा वो उससे क्वेश्चन आएगा या आ सकता है। SFD और BMD, जो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है, इससे 110% यहाँ से क्वेश्चन आना ही है, 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। मिनिमम 7 नंबर का तो आएगा ही, ज्यादा आया तो 10 नंबर का भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आएगा। और एक क्वेश्चन मान के चलो कि बेंडिंग इक्वेशन से आएगा, बेंडिंग इक्वेशन। इसके बाद भी कुछ टॉपिक्स और है जहां से क्वेश्चन अराइज हो सकता है, बट आप इन 4 न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो, इन 4 न्यूमेरिकल्स पे फोकस करो। इससे ज्यादा अगर आएगा, ठीक है ना,
मतलब यहाँ से क्वेश्चन तो आना ही है, रिजोल्यूशन से क्वेश्चन आएगा, एसएफडी बीएमडी से 100% क्वेश्चन आएगा। ये दो टॉपिक तो आएगा ही आएगा, और इन दोनों से भी आ सकता है या कोई एक से आए। तो 3 से 4 न्यूमेरिकल तो आपको आएगा, ठीक है, और आप यही 4 न्यूमेरिकल तैयार करो। इसके बाद समय मिलता है तो आप जो स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिक कांस्टेंट वगैरह पढ़े हो, ढेर सारा रिलेशन पढ़े हो, ढेर सारा फॉर्मूला पढ़े हो, स्ट्रेस का, स्ट्रेन का, यंग्स मॉडुलस का, ठीक है, तो वो सब भी आप बना सकते हो, लेकिन ये 4 पे फोकस करोगे सबसे ज्यादा, ठीक है ना। ये 4 तरह का न्यूमेरिकल पे आपको ध्यान देना है। फाइंड द रिजल्टेंट वाला, लेमीज थ्योरम, एसएफडी बीएमडी और बेंडिंग इक्वेशन, ठीक है ना। ये 4 न्यूमेरिकल तैयार कर लिए और 10 थ्योरी पढ़ लिए तो आपका काम हो गया। आगे के क्लासेस में हम एक एक दो दो क्वेश्चन सबका बताएंगे इसका, ताकि आपका रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो ये है अपना न्यूमेरिकल टॉपिक। जरा समझो, आपका जो एग्जाम होगा वो 70 मार्क्स का होगा, थ्योरी एग्जाम जो होगा 70 होगा। इस 70 में 14 मार्क्स जो होता है वो क्या होता है सर, ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो जाता है 14, ठीक है ना। 14 मार्क्स जो है ऑब्जेक्टिव है। 14 अगर माइनस कर दो, 14 अगर माइनस कर दो यहां से, कितना बच जाएगा ये, 56, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव के बाद 56 बचेगा। और अगर 4 न्यूमेरिकल आ गया, 7 मार्क्स का भी अगर आता है तो 28 नंबर का न्यूमेरिकल, ठीक है ना। और इसको माइनस कर दो तो और कितना बच गया, 28। ये 28 नंबर जो रिमेनिंग बचा है, ठीक है, उसका मान लो कि आपका क्या आएगा, थ्योरी, ठीक है। तो मान के चलो कि 3-4 क्वेश्चन आपका थ्योरी का रहेगा, उसी 10 क्वेश्चन के में आने का चांसेस रहेगा, ठीक है ना। 2-3 क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। और ये 4 न्यूमेरिकल अगर 4 टॉपिक कर लिए तो बहुत चांस है कि यहाँ से आपका न्यूमेरिकल आ जाए। 4 में से 3 तो आना ही आना है, ठीक है। तो आपको अच्छा न्यूमेरिकल और थ्योरी में अगर ऑप्शंस चूज करना है, तो अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो बिल्कुल आप न्यूमेरिकल ही बनाएं। न्यूमेरिकल बनाओगे तो क्या होगा कि उसमें नंबर कम कटेगा, है ना, नंबर कटने का चांसेस कम रहेगा। थ्योरी में नंबर कम मिल सकता है। तो अगर चॉइस में न्यूमेरिकल है और थ्योरी है, तो अगर आपको न्यूमेरिकल आ रहा है तो आप न्यूमेरिकल बनाएं, ठीक है। हाँ, नहीं आ रहा है तो फिर आप थ्योरी लिखिए। तो इस तरह का होगा। तो इसमें अगर न्यूमेरिकल तैयार कर लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। इसमें ज़्यादा थ्योरी भी नहीं है, इजीली आप अच्छा नंबर ला सकते हो इस मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में, ठीक है। तो थ्योरी क्वेश्चन और भी अराइज हो सकता है, लेकिन आपको करना क्या है ना कि सबसे पहले जो 10 क्वेश्चन दिया गया है वो 10 क्वेश्चन पहले तैयार करें, और उसके बाद अगर आपको समय मिलता है तो फिर आगे और भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो। छोटा मोटा डेफिनेशन टाइप ही क्वेश्चन होगा उसमें, तो आप उसको देख सकते हो। लेकिन ये न्यूमेरिकल भी जरा देख लेना, ये बहुत आसान टॉपिक है। रिजोल्यूशन और कंपोजिशन जो फाइंड द रिजल्टेंट वाला टॉपिक है, तो इसका न्यूमेरिकल बहुत आसान है। लेमीज थ्योरम का बहुत आसान है। अगर तुम 2-2, 4-4 क्वेश्चन बना लोगे तो ये 100% तुम यहाँ से बना लोगे, ठीक है। बाकी बेंडिंग इक्वेशन का भी जो, चूंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं पढ़ना है, ठीक है, पहले था सोम में, और बेंडिंग इक्वेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी यूज है, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही इस इक्वेशन को कॉम्प्लेक्स बनाता था, माने m/i और सिग्मा b/y, ये इस इक्वेशन का यूज करके मतलब न्यूमेरिकल बनता है इस बेंडिंग इक्वेशन से रिलेटेड। अब इसमें i जो था यही बनाता था कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन को, लेकिन तुम्हें क्या किया गया है कि तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैकेनिकल में पढ़ना ही नहीं है, सिलेबस से हटा दिया गया। तो जिसके कारण क्या हुआ कि अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कॉम्प्लेक्स नहीं कर सकता, ये भी निकालना पड़ता था क्वेश्चन में। तो अब मोमेंट, जो कि बहुत लेंथी प्रोसेस था, अब ये जब पढ़ना ही नहीं है हमें, तो हमको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहेगा या फिर
मुझे कुछ फार्मूला पता रहेगा, उसको पुट करेंगे और बन जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, ये भी तय है। अगर बेंडिंग इक्वेशन से क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऐसा होगा कि आप बहुत आसानी से फार्मूला में पुट करोगे और इजीली बन जाएगा, वैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दिया गया सिलेबस में। इस वजह से यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही इस क्वेश्चन को और ज्यादा लेंदी बनाता था, लेकिन आपको ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़े। हो सकता है डायरेक्ट आपको वैल्यू दिया रहेगा या कुछ बेसिक फिगर रहेगा जिसका आप इजीली फार्मूला पुट करके निकाल सकते हो। तो ये भी मतलब लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, तो आपको ये तैयार कर लेना है ना। और इतना पे ध्यान दो, अगर ये पूरा कंप्लीट कर लेते हो तो आगे थ्योरी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आप पढ़ सकते हो, लेकिन पहले ये 10 क्वेश्चन और ये 4 टॉपिक पे न्यूमेरिकल आप तैयार कर लो। इतना तैयार कर लोगे तो सोम में पास ही नहीं, आप मैक्सिमम नंबर लाओगे, आप 100% अटेम्प्ट कर पाओगे अगर इतना पढ़ के जाओगे तो। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और इससे रिलेटेड भी कुछ बात करेंगे, साथ ही अदर सब्जेक्ट्स के बारे में भी हम लोग देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, उसको देखते हुए ही हम लोग तैयारी करेंगे, क्योंकि समय जो है अभी बहुत कम बच गया है। ठीक है, और किसी भी टॉपिक पे अगर कमेंट आप करोगे, ठीक है, किसी भी टॉपिक में दिक्कत है तो आप बोलोगे तो मैं उसका वीडियो जो है पहले ले आऊँगा। ठीक है, तो जितना क्वेश्चन दिया गया है उसमें किसी भी टॉपिक में आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, ठीक है, तो आप बता सकते हो कमेंट करके, तो मैं जो है उस टॉपिक पे वीडियो जल्दी उसको अपलोड कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।